मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में आपके घनकोण, विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, घनकोण का मात्रक, विद्युत फ्लक्स की विमा और गॉस थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार या हर सेट में आपके पूछा ही जाता है। 2 नंबर से लेकर 3 नंबर 4 नंबर में आपके गॉस की थ्योरम और ये डिफिनेशन आपके विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मात्रक क्या होती है, विमाएँ क्या होती हैं, घनकोण से आप क्या समझते हैं, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में हर बार 1 नंबर में डिफिनेशन ये पूछी जाती है, 2 नंबर में, और गॉस की थ्योरम तो हर बार पूछी ही जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये सब इतना पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनकोण के बारे में कि घनकोण क्या होता है ना, कैसे जाने कि घनकोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, कैसे समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है घनकोण। तो घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, मैंने लिखा है किसी गोलीय पृष्ठ के, अब मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ अभी समझाएंगे तो डेफिनेशन क्या होगी, समझा देते हैं। ये मैंने बना दिया कोई गोलीय पृष्ठ, ये मैंने लिख दिया कोई गोलीय पृष्ठ मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई केंद्र से, गोलीय पृष्ठ का केंद्र भी तो होगा है ना, तो ये एक गोलीय पृष्ठ हो जाएगा। और इस गोलीय पृष्ठ का एक मैंने केंद्र मान लिया, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, और यहाँ से r दूरी पर है ना, यहाँ से r दूरी पर हमने क्या ले लिया, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। r दूरी पर ये हमारा dA क्या है, क्षेत्रफल है। डीए क्यों लिखा है, डीए में होता है अल्पांश क्षेत्रफल है ना, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या है, इसी क्षेत्रफल, अब यहाँ मान लीजिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P है ना, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा P। अब यहाँ P और जो आपका क्षेत्रफल है, मैंने लिखा है क्षेत्र, ये क्या है, गोलीय पृष्ठ के, अब ये गोलीय पृष्ठ होगा इसके क्षेत्रफल द्वारा है ना, इसके क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, इसके में क्षेत्रफल के द्वारा ये केंद्र है, इस केंद्र पर जो कोण बनता है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, DW से है ना। तो देखिए मैंने DW, जो आपका दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उससे ही हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। यही आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ के, ये आपका गोलीय पृष्ठ होगा, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, ये गोला है, क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, ये जो केंद्र है, केंद्र पर है ना, केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जो कोण है DW, इसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहलाता है ना। तो अब मैंने समझा दिया, ये घनकोण आपको भाई दो होंगी, दो लाइनें होंगी, दो रेखाएं होंगी, उन्हीं के बीच में तो आपका DW बनेगा, मिस आंतरिक कोण बनेगा, कोण हमेशा ही बनता है। तो DW किससे प्रदर्शित करते हैं हम, DW, घनकोण को DW से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मैंने समझाने के लिए ये आपको बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा DW से हम घनकोण को प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फिर प्रदर्शन में बताया गया फार्मूला DW बराबर DA/r², ये आपका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अभी इसी पर, यहीं पर क्या है, अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, ये मैंने लिखा है, गोले की संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर केंद्र पर आंतरिक में संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, तो केंद्र पर जो हमारा आंतरिक घनकोण है वो DW बराबर 4πr²/r² हो जाएगा। DA की जगह मैंने 4πr² लिखा है, तो r² से r² हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा DW क्या बचेगा, DW बराबर हमारा बचेगा 4π, ठीक है। ये आपका था घनकोण। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन किए दे रहा हूँ, घनकोण क्या होता है, तो पूछ ले तो क्या बताएंगे, सीधे एग्जाम्पल से नहीं, वो सर्कल से नहीं, चित्र से नहीं, तो हम क्या बताएंगे कि सर किसी गोलीय पृष्ठ पर, ये देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घनकोण कहलाता है, ठीक है। ये आपका था घनकोण की डिफिनेशन। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फार्मूला क्या होता है, DW बराबर DA/r²। जब हमारा गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, DW बराबर 4π है ना, ये आपका घनकोण हो जाएगा। तो ये रही आपकी घनकोण की डिफिनेशन, और उम्मीद करते हैं कि यह डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स की ओर, है ना। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसमें हम क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, है ना, वैद्युत पृष्ठ से, ये मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, है ना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लंबवत का क्या मतलब है? अरे भाई जब पैरेलल होगा तभी तो एक लंबवत होगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं जरा। आप देखिए, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये मैंने कोई पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ मैंने क्या लिया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, है ना, तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये लंबवत दिशा में है ना, देख सकते हैं, लंबवत दिशा में गुजरने वाली, लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, संख्याओं के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे, मीन्स ऐसे पैरेलल में लंबवत जाएंगे ना, इसके पृष्ठ के ये लंबवत जाएंगी, तभी आपकी क्या होंगी, ये आपकी वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए समझ लीजिए, ये मैंने मान लीजिए कोई पृष्ठ ले लिया, ये आपका एक मैंने पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये पृष्ठ हो जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ से क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र मीन्स ये हमने रेखाएं ले ली, यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने ले लिया। अब इसमें क्या करना है, इस वैद्युत क्षेत्र में ये आपका एक पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से लंबवत, अब यहाँ से किरण जाएंगी, यहाँ से रेखा जाएगी और यहाँ निकलेगी ऐसे, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ये निकलेगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ये निकलेगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ये निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में ये आपका पृष्ठ रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, देखिए अभिलंबवत जा रही है ना, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं संख्या, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपका हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, है ना, ये आपका प्रोसेस कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये मुझे समझाने के लिए बनाना था, इसको मैंने बना दिया। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं उसके, फिर क्या है, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई पूछ लेगा कि वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए पहले मात्रक देख लेंगे, अभी अब फार्मूला देखेंगे, फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, ये हो जाएगा। और यहाँ से वेक्टर हटाएंगे, यहाँ कॉस थीटा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हमारा फार्मूला बनेगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बनेगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसके दो होते हैं, आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा। पहला मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ये पहला मात्रक हो जाएगा, क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ये पहला मात्रक, या फिर वोल्ट इंटू मीटर, है ना, या वोल्ट इंटू मीटर, दोनों में से आपके क्वेश्चन में एक नंबर में दे देगा ऑप्शन कि बताइए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, अब दे देगा ऑप्शन में, और उनमें से एक दिया होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर, अब दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है ना, तो ये आपका था मात्रक। अब हम चलते हैं इसकी विमाओं में, विमीय क्या होते हैं, विमीय सूत्र देखिए, न्यूटन है, जाहिर सी बात है बल, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन एल टी माइनस बल ये हो जाएगा, मीटर स्क्वायर एल से प्रदर्शित करते हैं ना, तो एल स्क्वायर अपॉन में कूलम, कूलम की विमा क्या हो जाएगी 80, यहाँ देखिए एम ये हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल यहाँ पर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और एल की पावर कितना हो जाएगा 3, यहाँ t माइनस 2 है, यहाँ t प्लस 1 ऊपर जाएगा -1, तो -1 और -2 जोड़कर कितना हो जाएंगे -3, तो ये हो जाएगा t की पावर -3, a प्लस का है ऊपर जाएगा a -1 हो जाएगा ना, तो ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक वैद्युत फ्लक्स एक बार मैं फिर से रिवीजन किए दे रहा हूँ, रिपीट किए दे रहा हूँ, ताकि आपको डिफिनेशन एकदम कंफर्म हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में
गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थी वैद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम होता है। ठीक है, और फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका रहा वैद्युत फ्लक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर बार ये मान लीजिए 2 नंबर में पूछ लेता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, समझाइए मात्रक और विमा के साथ में। ठीक है, तो इतना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आपके गॉस के प्रमेय में। जो आपका गॉस के प्रमेय क्या होती है और इसकी उपपत्ति कैसे होती है, दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम होता है। ठीक है, अब मैंने इसका फार्मूला देख लिया, फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। फिर गॉस के नियम की उपपत्ति देखते हैं कि गॉस के नियम की उपपत्ति कैसे हुई है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया कोई बंद पृष्ठ। अब जरूरी नहीं कि आप सर्कल में ही इसको बना दीजिए। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, लेकिन इसको हम शेप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको बना दिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि बंद पृष्ठ आपका सर्कल ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें गोलीय कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने इसको ऐसे भी बना दिया और इसको ऐसे भी। हमें क्या करना है, हमें जो पृष्ठ है वो बंद करना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप इसको चाहे ऐसे बनाइए या ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, हाँ, तो आइए हम चलते हैं, हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में मैंने क्या बनाया, तो मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसको समझिएगा। मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब इस बंद पृष्ठ के केंद्र में, इस बंद पृष्ठ का केंद्र कुछ ना कुछ होगा, तो इस केंद्र पर एक मैंने आवेश क्यों है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ है ना, या 1 + क्यों, माना 1 + क्यों कूलाम आवेश है ना, 1 + क्यों आवेश का कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है ना, ये हो जाएगा बिंदु O पर स्थित है। ये पहली बात। फिर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया है। ठीक है, dA ले लिया है ना। फिर dA लिया है, अब क्या करेंगे, इस dA में क्षेत्रफल से, इसलिए क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो हमें निकालना है। ठीक है, जब हमने क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया है, इसलिए सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपका ई क्या है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है। डीए क्या है, डीए आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, ओ क्या है, ओ आपका बिंदु स्थित है ना, बिंदु ओ पर। क्यों क्या है, क्यों आपका आवेश है। आर क्या है, आर आपका दूरी है। और जो हमने डी डब्ल्यू लिखा है, डी डब्ल्यू हमारा क्या है, याद रखिए मैंने बताया था, डी डब्ल्यू हमारा यहाँ घन कोण है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल, ये आपका वैद्युत क्षेत्र और ये बिंदु P है। हमें बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से, इसकी उपपत्ति आखिर कैसे होगी। ठीक है, तो उपपत्ति देखते हैं, गॉस के प्रमेय की उपपत्ति है ना। यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, वैद्युत फ्लक्स ना, वैद्युत फ्लक्स की तो हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का मैंने डिफिनेशन भी बताया, फार्मूला भी बताया। तो फार्मूले से चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर फाई ई बराबर, सॉरी मैंने इसको लिख देता हूँ ना, मैं इसको लिख देता हूँ जो मैंने बोला है। लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O
ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से लिखेंगे, बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से देखिए, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, बिंदु पी पर देख सकते हैं, बिंदु पी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया, देख सकते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया, इसलिए डीए मीन्स क्षेत्रफल है ना, इसलिए डीए और डीए को क्या क्षेत्रफल, इसलिए डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, मैंने लिखा है, माना प्लस क्यू आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है, ये हमें लिखना है सिर्फ, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ले लेंगे, वैद्युत फ्लक्स जो सूत्र है वहां से शुरुआत करेंगे और इसको हम लिख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सीधे जहां पर आपका इसके गॉस के नियम की उपपत्ति को हम करवा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो अब हमने क्या लिखा, वैद्युत फ्लक्स लिखा है, तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, है ना, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से ऐसे भी लिखते थे, फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये मैंने आपको करवाया है वैद्युत फ्लक्स के, जब मैंने फार्मूला या डिफिनेशन बताया था तो उसमें मैंने लिखा था फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, इसको मानेंगे समीकरण एक, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ये मैंने करवाया है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, ये आपको मिलेगा। तो इसको मानेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। आपने इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने इरेज कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर समीकरण 2। अब यहाँ देख सकते हैं, क्या हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। भाई देखिए यहाँ ई है, हम इस ई का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या है, देख लीजिए फाई ई बराबर
समीकरण 2 का मान समीकरण 1, तो समीकरण 2 है। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे ई की जगह, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और फिर क्या लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। हम इसको भी इरेज किए दे रहे हैं, है ना, यहाँ से ये हमने इरेज कर दिया। तो हमें क्या फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण हम 3 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 3 ये हमने मान लिया, ठीक है। ऐसा करिए, ये जो हमारी आई है ये समीकरण 3 मान लीजिए, और ये जो आई इसको समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, जहां पर देखिए यहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, मगर हम क्यों को अगर आगे कर लें तो हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हम इसकी जगह डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। तो हम यही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 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 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, है ना, ये हो जाएगा। अब हम डायग्राम को इरेज किए दे रहे हैं, डायग्राम बना लिया होगा आपने, है ना। तो हम यहाँ चलेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, फाई ई बराबर क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना, ये हमारा है क्यू। और यहाँ पर इतने की जगह देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर इतने की जगह देख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह हम डी डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा क्यू और डी डब्ल्यू, है ना, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी डब्ल्यू, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा डी फाई ई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों का इंटीग्रेशन करा देंगे, समाकलन कराएंगे, कुछ नहीं, जरा समझिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हमारा इंटीग्रेशन होगा तो ये बचेगा फाई ई बराबर, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बचेगा इंटू क्यू। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हो गया इंटू क्यू, ये इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब आपने घन कोण पर है डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है 4 पाई, जहाँ डी डब्ल्यू है वहाँ पर हम 4 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना, क्यों हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई, ये किसकी जगह है डी डब्ल्यू की जगह। इसका जब डी डब्ल्यू मैंने कराया है, घन कोण हमारा डी डब्ल्यू बराबर 4 पाई होता है, तो डी डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई। क्या करेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या पाई ई बराबर, यहाँ क्या बचेगा क्यों का 1 से मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट ये हमारा बचेगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें क्या निकालना था, यही आपको क्या होता है
गॉस के नियम की मैंने उत्पत्ति हमें करनी थी, वो मैंने आपको करके दिखा दिया बहुत ही आसान तरीके से, है ना। ये आपको गॉस का नियम है मैंने आपको बता दिया, और गॉस के प्रमेय की उपपत्ति मैंने आपको बता दी कि कैसे हमें गॉस के नियम को या गॉस के प्रमेय की उपपत्ति की जाती है। ठीक है, मैंने डायग्राम, आपको डिफिनेशन, उसके लैंग्वेज और उसके प्रूवमेंट का तरीका मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दिया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे ना, और आपको समझ में आई होगी कि घनकोण क्या होता है ना, और वेक्टर फ्लक्स क्या होता है, गॉस के नियम की उपपत्ति कैसे करते हैं, गॉस का नियम क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिए हैं ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, ताकि आप जो 2025 बोर्ड आने वाला है ना, आप उसमें बैठेंगे तो है ही, और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, अच्छे नंबर लाएं। इससे आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, उनका भी अच्छे से नाम हो, तो और कह सकें कि हाँ बच्चे के इतने नंबर्स आए। तो इस वजह से आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर करते रहिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो अगले टॉपिक है हमारा, अभी आपके इसमें तो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो हम डेरिवेशन आपको बहुत ही इसी तरह शानदार तरीके से आपको बताते रहेंगे। और जो हमारे साइंस मीन्स क्लास 10th की साइंस है, क्लास 10th की मैथ्स है, क्लास 10th की हिंदी है, इंटर की हिंदी है, वो सब आपकी रोज़ वीडियो पढ़ रहे हैं, डे बाय डे पढ़ रही हैं। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो आने वाली वीडियो हैं आपको मिलती रहेंगी, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चलती रहेगी ना। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।